गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो विश्व इतिहास के कल कुछ नियम आपको बताए गए थे, है ना। इसमें पहला नियम ये है कि क्लास मिस मत करिएगा। जो नहीं भी आ पाए किसी कारण से ऑनलाइन क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि जो बात अभी शुरू कर रहे हैं ना, आखिरी क्लास में भी ये वाली बात करेंगे हम। ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा। कल एक सावधानी हमने बता दी थी आपको कि हम किसी राष्ट्र का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं, थीम का इतिहास पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली थीम क्या है? एक तरह से आधुनिक विश्व का उदय। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये। हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का उदय। जब हम कहते हैं आधुनिक विश्व का उदय, इसका मतलब आधुनिक यूरोप की बात होती है पहले, फिर विश्व की बात होती है। आपने देखा होगा सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हमने कल नोट डाउन करवाए सब यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो जब हम आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक विश्व का उदय यानी आधुनिक यूरोप का उदय। आधुनिक विश्व या आधुनिक यूरोप की बात करें हम, तो आधुनिक राजनीति का कैसे उदय हुआ, आधुनिक अर्थव्यवस्था का कैसे उदय, और आधुनिक राजनीति जैसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे आई, संविधान कैसे आया, कानून कैसे, समानता स्वतंत्रता भाईचारा का विचार कैसे, पंथ निरपेक्ष राज्य कैसे। धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में इन सब चीजों को अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया, अपनाया गया। और आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम, तो मोटे तौर पे आप एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यहाँ बात होती है। आज भी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पूंजीवाद हम जैसे कहेंगे हम, आप समझ लेना कि अधिक मुनाफा के लिए काम करना और आर्थिक गतिविधियों का संचालन निजी हाथों में। जैसे पूंजीवाद शब्द इस्तेमाल करें, दो बातें दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। अधिक से अधिक मुनाफा के लिए काम करना एक पॉइंट होता है, और दूसरा जब हम कहते हैं पूंजीवाद यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब प्राइवेट ऑनरशिप में उसको कंडक्ट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। दो बातें एकदम फिट है पूंजीवाद के लिए। तो कैसे ये आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था, कल इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। देखो मध्ययुगीन यूरोप कैसा था, आपको याद होगा तो राजतंत्र था लेकिन कमजोर, सामंती व्यवस्था थी। समाज में कुछ ही वर्गों का दबदबा था, सामंत का, बादरी का, शासक का। निम्न वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी तो थी ही नहीं। धर्म सबसे ऊपर था वहां, सबसे मजबूत था धर्म। राजा भी डरते थे, सामंत भी डरते थे, धार्मिक अधिकारियों से सब डरते थे। इतना पावरफुल था वो। इस तरह का समाज था 14वीं सदी में, 15वीं सदी में यूरोप में और पश्चिम यूरोप में। 18वीं सदी तक आते आते समाज बदलने लगा था। राजा मजबूत हो गया, सामंतवाद कमजोर हो गया, लोकतंत्र को लेके मांग की जाने लगी, है ना, संविधान कानून वगैरह की मांग शुरू हो गई। समाज में बदलाव, एक मध्य वर्ग आप देखोगे पश्चिमी यूरोपीय समाज में दिखाई पड़ेगा आपको। मॉडर्न इंडिया जब आपने पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा, यहाँ भी हमने एक मध्य वर्ग की बात की थी, मिडिल क्लास। उसी तरह का एक मिडिल क्लास वहाँ भी उभर रहा है पश्चिम यूरोप के समाज में, और वो मिडिल क्लास ही इन सारे परिवर्तनों को लागू करने का प्रयास करेगा। कल जब मैं आपको समझा रहा था, तो मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण पश्चिम यूरोप में 300-400 वर्षों का पूरा फेज, इवन 500 वर्षों का फेज रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात ये बदलाव हो गए। इसमें कुछ घटनाओं ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है पश्चिम यूरोप को, कुछ परिवर्तनों ने। इसमें एक का रेफरेंस कल मैंने अभी लिया था, आपके सामने कहा था पुनर्जागरण, रेनेसा। एज ए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो। बट हमेशा से हम लोग का टारगेट क्या होता है, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम की ज़रूरत। पुनर्जागरण सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मुझे भी बहुत इच्छा है विश्व इतिहास पढ़ाने की, 4 घंटा मैं पुनर्जागरण कोई ठेल दूंगा क्लास में, लो पढ़ो तुम। तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि मैं कितना जानता हूँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका। समझ में आ रही है बात ना। सिलेबस कह रहा है 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी क्यों 18वीं शताब्दी? तो आप उठा के देखिए ना, सारे के सारे सवाल 18वीं शताब्दी या उसके बाद पूछे गए हैं। अब तब जब हमने बताया, देखो हम रिस्क नहीं ले सकते कि नहीं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि पढ़ के मत जाइए आप। कल 2-3 सवाल आ गए तो क्या करेंगे आप? प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे आप। बट जब ट्रेंड में देख रहा हूं एक सवाल या आधा सवाल का, तो हम क्यों बहुत ज्यादा पढ़े, हम क्यों बहुत ज्यादा पढ़े फिर हम? तो दोनों बात, मतलब इतना रहें कि हमेशा प्रतियोगिता में दौड़ते रहें हम।
इसलिए हमने कहा लगभग 50 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सपोर्ट लास्ट वाले हिस्से में कुछ कुछ सपोर्ट का मैटर भी दे दूंगा मैं, है ना। घटनाएं बहुत सारी हैं, कहानियां हैं। शुरू के जो 8-10 क्लास में एक बुरी बुनियाद पड़ेगी इसकी, उसी बुनियाद पे हम आगे बात करेंगे। सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा बहुत आएगा आपको। हिटलर का नाम बहुत सुना है, ठीक है। मुसोलिनी का नाम भी सुन लेंगे आप, है ना। स्टालिन भी सुनेंगे आप, वामपंथी थे, मतलब बहुत दुनिया भर की सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो पुनर्जागरण क्या है, अपने तरीके से आपको हमने समझा दिया था। बेसिकली पुनर्जागरण एक प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड है, सोच है, ठीक है, जिसमें जिज्ञासा का भाव है, जानने का भाव है, साहस है, मानवतावादी दृष्टिकोण है उसमें, है ना। तर्क बुद्धिवादी अप्रोच है, इस तरह की सोच है। यूरोप के अलग अलग देशों में मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके अलग अलग कारणों से सब आइडियाज आ रहे हैं, और उन आइडियाज का प्रभाव उस समय के लिटरेचर पे, उस समय के पेंटिंग पे, उस समय के स्कल्पचर पे, आर्किटेक्चर पे, सब पे थोड़ा 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 दिख रहा है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि पुनर्जागरण से पहले कोई भी जो चीज है इस तरह की, सब पे केवल धर्म का प्रभाव है। पुनर्जागरण के साथ क्या बदलाव होता है? धर्म के साथ साथ इंद्रिय सुख, मानव की सुख सुविधा, मानव की जो हंसी खुशी का वातावरण है, या दुख है तो दुख को एक्सप्रेस करिए अब आप। मतलब मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त, मानव का जीवन बेहतर जीने के लिए हुआ है इस धरती पे, न कि कष्ट भोगने के लिए। ईसाई धर्म में बताया गया कि आपका जन्म ही हुआ है कष्ट भोगने के लिए। केवल पादरी ही सुखमय जीवन जीते थे, वहां फादर जो होते थे, एक्चुअल में फादर नहीं होते थे वो, बट फादर कहलाते थे वो, ठीक है। उनका ही जीवन सुखमय के लिए ऐसा दिमाग में बैठाया जाता था, तो नहीं, सबको सुखमय जीवन जीने का अधिकार है। पुनर्जागरण वाली सोच ने पश्चिम यूरोपीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया? साहित्य को, क्षेत्रीय भाषाएं आ गई। यूरोप के सारे राष्ट्र आप देखो, जितने भी राष्ट्र हैं ना आज, वो सब पुनर्जागरणकालीन साहित्य के आधार पर ही उनकी सीमाएं बनी हैं। एक तरह से मॉडर्न नेशन स्टेट की इसने बुनियाद रखनी शुरू कर, अप्रत्यक्ष तौर पे। ये सोच के बदलाव नहीं हो रहा कि राष्ट्र बनना है, बट एक बदलाव हुआ। फिर ये भाव आएगा कि भाषा के आधार पर राष्ट्र होने चाहिए, हमारी एक राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। वही भाषाई राजनीतिक पहचान यूरोपियन राष्ट्र राज्य का आधार है आज। तो पुनर्जागरण ने मॉडर्न स्टेट की बुनियाद रखनी शुरू कर दी एक तरह से। कला के अलग अलग क्षेत्रों में मानव की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा जाने लगा। जो जिज्ञासा और तर्क की भावना थी, धर्म पे सवाल उठने शुरू हो गए, धर्म सुधार आंदोलन। उसी जिज्ञासा की भावना ने भौगोलिक खोजों को प्रेरित किया, तो भौगोलिक हो गया। उसी जिज्ञासा की भावना ने कुछ कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा दिया, जिससे ईसाई धर्म की मान्यताएं टूटने लगी। वो कहते थे पृथ्वी जो है इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। वो मान्यता टूटने लगी भाई, न्यूटन, गैलीलियो और कैप्लर, कोपरनिकस के विचारों से, है ना। तो स्थापित सोच टूटने लगा। तो पुनर्जागरण ने किस तरह से एक आधुनिक यूरोप के उदय की बुनियाद, वो डायरेक्शन केवल दिया है मैंने आपको। हमें पकड़ना है 18वीं सदी में आधुनिक यूरोप को। उसकी बुनियाद कहां से पड़नी शुरू हुई? पश्चिम यूरोप में, ठीक। कभी भी कुछ भी पढ़ोगे तो पुनर्जागरण कालीन विचार, पुनर्जागरण शब्द बार बार आएगा। कल ये वाला बात मैंने सम अप कर दिया था। अब आपने पढ़ा था मॉडर्न इंडिया में, आपको याद होगा, ठीक है। अब 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के बारे में याद है सभी को। यूपीएससी सवाल भी भारतीय पुनर्जागरण करके ही पूछती है, या तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करके पूछती है, या अब यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण में क्या अंतर है? एक तो पहला देखोगे, भारत उपनिवेश है, गुलाम है, और पश्चिम यूरोप में जो आइडिया आ रहा है, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र में ये आइडिया आ रहा है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। पश्चिम यूरोप में ये जो विचार उभरा पुनर्जागरण का, उन परिस्थितियों के सापेक्ष में, और हमारे यहाँ जो पुनर्जागरण का विचार उभरा हमारे परिस्थितियों के सापेक्ष में, प्लस यूरोप से प्रभावित होकर के भी। पश्चिम यूरोप का विचार वो स्वतः उनका अपना विकास है। हमारा जो पुनर्जागरण है वो यूरोप से प्रभावित भी है। हमारे पुनर्जागरण का फोकस हमने क्या देखा था? सामाजिक धार्मिक मुद्दों पे केंद्रित था। यूरोपीय पुनर्जागरण केवल सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित नहीं है। जैसे यूरोपीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण में क्या अंतर आपको दिखेगा? सिमिलैरिटी तो दिखेगी,
हमारा पुनर्जागरण भी तर्क बुद्धिवादी है, मानवतावादी है, समानता स्वतंत्रता की बात कर रहा है। यूरोपियन पुनर्जागरण भी बात कर रहा है। यूरोपियन पुनर्जागरण ने कला को जितना प्रभावित किया, हमारे पुनर्जागरण का बहुत मिनिमम इम्पैक्ट आपको कला पे दिखेगा। साहित्य पे तो वहां पे भी था, हमारे यहाँ भी था। वहां भी क्षेत्रीय भाषाओं को, हमारे यहाँ भी क्षेत्रीय भाषाओं को, बट कला को व्यापक तौर पे प्रभावित किया। हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। वैज्ञानिक अनुसंधान को बहुत प्रेरित किया, हमारे यहाँ नहीं दिखेगा आपको। उन्होंने धर्म सुधार के लिए प्रेरित किया, तो हमारे यहाँ भी धर्म सुधार के लिए प्रेरित किया। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ये फिर अब दूसरे एंगल से मतलब बात हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। जब आप जो बातें हमने आपको बताई उसको देखेंगे और अपनी बातों को देखेंगे, कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ डिफरेंसेस है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो जैसे इस तरह की बातें, 5-7 बातें लिखना नहीं है आपको, रिकॉर्डिंग क्लास में है, आपको मन करे आप एक बार फिर सुन लीजिएगा। तो ये ज़रूरी है, दोनों की सिचुएशन को हमें ध्यान रखना। तो यूरोपियन पुनर्जागरण या पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण, समानता और अंतर इसी में आपको दिख जाएंगे। समानता मैं रिपीट कर देता हूँ, तर्क बुद्धिवादी वो भी है, हम भी हैं। मानवतावादी वो भी है, हम भी हैं। साहित्य पे उसका भी प्रभाव, हमारा भी प्रभाव। क्षेत्रीय भाषाओं में उसका भी प्रभाव, हमारा भी प्रभाव। ठीक। धर्म में सुधार वहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ। समाज में बदलाव वहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। अंतर उनका स्वतः विकास है, हम प्रभावित हैं उनसे। वहाँ कला पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट, हमारे यहाँ वैसा इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। विज्ञान को उसने प्रभावित किया, हमारे यहाँ उस तरह से विज्ञान को, सोच तो है, प्रभावित नहीं किया। हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। ठीक। ऐसे समानता अंतर करके आप भारतीय पुनर्जागरण, यूरोपीय पुनर्जागरण को आप, मैंने तब कहा था, आपको याद होगा, मॉडर्न इंडिया में जब विश्व इतिहास में आएंगे तो मैं एक बार चर्चा और करा दूंगा। ठीक। वो टाइम था इसलिए हमने आपको बता दिया कि देखो ऐसे करके। अब क्या होगा, जब आप लिखोगे ना भारतीय पुनर्जागरण के बारे में, तो कुछ भी लिखने में डरोगे नहीं आप, थोड़ी सी भी समझ रहती है तो। ठीक है। अब चूंकि ये एक सोच थी, तो इसी घटना ने 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार को भी प्रभावित किया। इसी घटना ने यूरोप में धर्म सुधार को भी, हमने आपको बताया था, देखो कि ईसाई धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। ठीक है, ईसाई धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। उसी में एक प्रमुख संप्रदाय है कैथोलिक। कैथोलिक चर्च में पूरे मध्यकाल में, प्राचीन काल से बहुत सारी बुराइयां, जैसे कोई भी पादरी होता था ना, पैसे दे करके कोई भी पादरी बन सकता था। एक पादरी के लिए बहुत सारे नियम थे, जिसमें एक ब्रह्मचर्य का नियम था। बट शायद ही पादरी जो होते थे मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पादरी को, जो चर्च को कर वसूलने का अधिकार था, चर्च लोगों से बेगार भी लेती थी, कर भी वसूलती थी। जैसे जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जहां भी कर वसूल रहे हैं चर्च के लोग, पादरी, उनमें से कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बाकी पैसा वो रोम भेज देते थे। जीवन में कोई भी समस्या, आप चर्च में चला जाइए, पैसा दीजिए, दान दीजिए, आपका समाधान, सब दुखों से आपको मुक्ति। बहुत बड़े पैमाने पे प्रचलित थे। चर्च के अगेंस्ट में गए तो आपको तरह तरह से सजाएं दी जाएंगी, उसमें कठोरतम सजा में होता था खूंटे में बांध करके जिंदा जला दें। जैसे हमने कहा ना, धर्म सुधार, यानी धर्म में समस्या है। ठीक। तो इस तरह की समस्याएं थी। फिर थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो गया था। चर्च कहता था कि देखो, आप ब्याज पर कारोबार नहीं कर सकते हो। इससे जो उभरता हुआ व्यापारी था, थोड़ा वो भी नाराज रहता था। और चर्च बार बात पे राजा को भी निर्देश वगैरह कि भाई तुम ये करो, ये नहीं करो। राजा को लगता था कि भाई हमारे मजबूत होने में एक तरफ सामंत भी बाधा है और दूसरी तरफ चर्च भी बाधा है। ये सब वो सिचुएशन है कि धर्म सुधार क्यों, लिखना नहीं है आपको फिर यहाँ पे, एक बार सुन के इसको जाने देना है। पढ़ने की इच्छा करेगी तो ये सारी बातें 9th क्लास के एनसीईआरटी में टोटल पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक। इसको भी जाने देना क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन आगे चल करके जब हम आधुनिक राजनीति की बात करेंगे तो पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करेंगे तो उसकी बुनियाद कहाँ से पड़ती है? पुनर्जागरण चेतना के कारण धर्म सुधार, और धर्म सुधार ने पहली बार राज्य और धर्म के बीच एक रेखा खींचनी शुरुआत होती है।
प्रबोधन इस रेखा को पूरा कर देगा। जो चिंतक सब आएंगे, हटाओ धर्म को करो, और उन्हीं विचारकों की बातों को अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में लागू करना शुरू। उसके लिए जद्दोजहद होगा, संघर्ष होगा। 50-100 साल के बाद यूरोपीय देश मान लेंगे कि हाँ जी हम पंथनिरपेक्ष, क्योंकि यूरोप का पूरी दुनिया पे कब्जा होगा। जहां जहां वो शासन करेंगे वहां वहां सिस्टम, चाहे भारत ही क्यों ना, वो सिस्टम आ जाएगा। ऐसे करके पूरी दुनिया में कहानी घूमती चलेगी। समझ में आ रही बात ना? पूरी दुनिया पे कहानी ऐसे घूमेगी। मतलब तो ये सिलेबस दिया ही इसलिए गया है कि उस जड़ों को समझें, समझना है। लिमिटेड पॉइंट्स में लिखवाता जाऊंगा टॉपिक पे। गुड मॉर्निंग हमारे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है? सीसेट की क्लास चल रही है। भाई गजब निक नेम है, सपना। ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये अलग दुनिया है। ठीक है ना? हे भगवान। ठीक है, मार्टिन लूथर को मानना है, मानते हैं नहीं, मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात समझ में आ रही सभी को? ऐसे करके धर्म सुधार से कहानी शुरू होगी। तब हम धर्म सुधार में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, थोड़ा सा लिख लेंगे 2 लाइन। अच्छा, इसने फिर आधुनिक यूरोप या विश्व के उदय को कैसे प्रभावित, कि हमारा टारगेट वही है, उस पर फिर 2-4 पॉइंट लिखेंगे हम। लिखें आप, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, पहले लिख लें आप क्या है। लिखें आप इसमें क्या है धर्म सुधार आंदोलन। देखिए 16वीं सदी में, 16वीं सदी में ठीक है, 16वीं सदी में पश्चिम यूरोप में ईसाई धर्म में व्याप्त, पश्चिम यूरोप में ईसाई धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के आंदोलन चलाए गए। 2 प्रकार के आंदोलन चलाए गए। ठीक, लिखें प्रथम, प्रथम कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट आंदोलन। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्ट से बना ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन, तथा द्वितीय कैथोलिक चर्च के भीतर द्वितीय कैथोलिक चर्च के भीतर प्रति सुधार आंदोलन। ठीक, प्रति सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मेशन। ठीक, प्रोटेस्ट में क्या था कि जितनी कुरीतियां थी ना, इन सब के विरुद्ध सबसे पहले एक मार्टिन लूथर हैं जर्मनी में। उन्होंने जहां जहां समस्याएं थी उन सब के विरुद्ध समस्याओं को चिन्हित किया और उसका विरोध प्रारंभ किया। 95 थीसिस करके कहते हैं उसे हम। ठीक, मार्टिन लूथर ने सबसे पहले। आगे चल करके उसी परंपरा को ज्विंगली ने, कॉल्विन ने पश्चिम यूरोप के अलग अलग देशों में उसका प्रसार
क्योंकि प्रोटेस्ट किया इसलिए नाम ही पड़ गया उसका प्रोटेस्टेंट आंदोलन। कैथोलिक से अपने आप को अलग कर लेंगे, कई राज्य उन्हें सपोर्ट करेंगे। राज्य सपोर्ट करने का मतलब उन्हें ताकत मिल जाएगा एक तरह से। ठीक। थोड़े समय के बाद कैथोलिक चर्च को रियलाइज होगा कि नहीं, वाकई गलती है हम लोगों के अंदर, केवल लैटिन भाषा में उपदेश, शादी को लेकर के बहुत तरह की समस्याएं हैं, मतलब चमत्कार को लेकर के। तो कैथोलिक चर्च के जो उस समय के विद्वान थे, संत थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई, ट्रेंट काउंसिल कहते हैं। और उस बैठक में तय हुआ कि हम इन सब बुराइयों को दूर करेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे। तो 16वीं सदी में दो प्रकार के परिवर्तन दिखे पश्चिम यूरोप में चर्च में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध। एक प्रोटेस्ट के थ्रू और दूसरा भीतर से सुधार। इसको कहा गया है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक। प्रोटेस्ट में ही नाम आता है मार्टिन लूथर का, ज्विंगली का, कॉल्विन का। प्रतिधर्म सुधार में एक बड़े सुधारक हैं, लोयला का नाम आता है। लोयला के नाम से बहुत सारे स्कूल कॉलेज भारत में भी चलते हैं, क्योंकि अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध बहुत मुखर होकर आवाज उठाई थी मार्टिन लूथर। यही काम दयानंद सरस्वती ने भी किया था भारत में। धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज उठाई थी। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी, कभी कभी आप जीके वाली किताब में पढ़ोगे दयानंद सरस्वती भारत के मार्टिन लूथर हैं ऐसे करके, क्योंकि मुखर होकर के आवाज। विनम्रता पूर्वक तो राममोहन राय ने, विद्यासागर ने भी आवाज उठाई, बट मार्टिन लूथर ने भी मुखर होकर के विरोध किया था कि नहीं, अब नहीं मानेंगे, इसको गलत है, नए सिरे से व्याख्या करेंगे। ठीक। ऐसी चीजें। अब ये भी एक बड़ी घटना है। अब क्या होगा, धार्मिक लोगों में टकराव होगा, कैथोलिक में प्रोटेस्टेंट में टकराव होगा। जो राज्य किसी कैथोलिक को सपोर्ट करेंगे, कोई प्रोटेस्टेंट को, उनके बीच संघर्ष होगा। मतलब यूरोप में आप देखोगे एक तरह से सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी पश्चिम यूरोप में, और ये खूनी खेल चलता रहेगा। यूरोप जो बना है केवल खूनी खेल के दम पे, मतलब दुनिया में भी उसने रक्त रंजित खेल, और यूरोप के अंदर भी लगभग 150-200 वर्षों तक ये खूनी संघर्ष चलता रहेगा वहां। प्रोटेस्टेंट को नहीं मानेंगे, कैथोलिक को नहीं मानेंगे। समझौता होने के बावजूद भी टकराव जारी। इस धर्म सुधार आंदोलन ने क्या बदलाव किया, ठीक है, पश्चिम यूरोप में या आधुनिक यूरोप। लिखें आप इसका प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव लिख लें आप। एक तो लिखें आप धर्म का सरलीकरण, धर्म का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन किया। ठीक। सिंप्लीफाइड किया कि भाई ये सब क्षेत्रीय भाषा में उपदेश होगा, शादी विवाह कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के संस्कारों की जरूरत नहीं है, चमत्कारों की जरूरत नहीं है, मतलब इन सबसे बाहर निकलना है हमें। ये अच्छी बात थी आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आम लोग इसी में पिसते रहते थे। इन सुधारों से आम लोगों को राहत मिली। कॉमा देके लिखें आप इसी में, आम लोगों को, आम लोगों को इससे कुछ राहत मिली। ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप, कैथोलिक चर्च की स्थिति कमजोर होने से कैथोलिक चर्च की स्थिति कमजोर होने से, कमजोर होने से शासकों की स्थिति मजबूत हुई, शासकों की स्थिति मजबूत हुई, और राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूती मिली। ठीक।
अवधारणाओं को मजबूती मिली। अगला पॉइंट लिखें, समाज में विशेषकर प्रोटेस्टेंट प्रभावित क्षेत्रों में तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। तर्क बुद्धिवादी, लॉजिकल थिंकिंग, जहां जहां प्रोटेस्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने गलत का तर्क के आधार पर विरोध किया था, तो अब वहां शिक्षा समाज में आप देखोगे तर्क बुद्धिवाद का ज्यादा प्रभाव होगा। अब चूंकि ब्रिटेन पे अच्छा खासा प्रभाव था प्रोटेस्टेंट का, ठीक, तो वहां पे नए नए परिवर्तनों को एडॉप्ट करना बहुत आसान। ब्रिटेन उन देशों में है जो बहुत तेजी से इन परिवर्तनों को एडॉप्ट। आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि ब्रिटेन क्यों शक्तिशाली हुआ दुनिया में। बहुत सारी धीरे धीरे आपको ये सब बातें समझ में आएंगी पश्चिमी यूरोप की तुलना में, है ना। ठीक, तो इन सब परिवर्तनों को, तो जहां प्रोटेस्टेंट का प्रभाव होगा वहां तार्किक दृष्टिकोण का प्रचलन, प्रभाव शिक्षा में, समाज में, हर क्षेत्र में, है ना, जहां जहां प्रोटेस्टेंट का प्रभाव होगा। हॉलैंड में प्रभाव दिखेगा आपको, ब्रिटेन में प्रभाव अधिक दिखेगा आपको, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा, इटली के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा, तो वहां आपको ये परिवर्तन भी दिखेंगे आपको। अब ऐसे बताने के लिए इसमें भी दर्जनों पॉइंट हैं और वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। एक आधा और ऐसे सुन लीजिए आप। प्रोटेस्टेंट ने क्या किया, ब्याज पर कारोबार का समर्थन, तो उभरते हुए व्यापारियों ने भी प्रोटेस्टेंट धर्म को पूरा सपोर्ट, इससे पूंजीवाद को भी बढ़ावा, उभरते हुए पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी कम से कम। देखिए, प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने ब्याज पर कारोबार का समर्थन किया, आंदोलन ने ब्याज पर कारोबार का समर्थन किया। लेकिन इससे उभरते हुए पूंजीवाद को गति मिली। तो जो प्रोटेस्टेंट वाले देश है ना, वहां आप व्यापारिक गतिविधियां भी ज्यादा देखेंगे आपको, जो प्रोटेस्टेंट प्रभावी देश हैं। थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव भी पश्चिम यूरोप को प्रभावित कर रहा है, ठीक। इसके और भी अपने बहुत सारी बातें हैं। अब ये तीनों चारों पॉइंट्स को आप कैसे देखिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन ने पश्चिम यूरोप को बदलने में किस तरह से योगदान, ठीक। अभी छोटी छोटी बुनियाद पड़ रही है, ये सब बुनियाद बड़े रूप में उभर कर सामने आएगी 18वीं सदी तक आते आते। पुनर्जागरण ने किस तरह से बदलना शुरू किया, धर्म सुधार ने किस तरह से बदलना शुरू किया। इसी कड़ी में पुनर्जागरण और बहुत सारे कारणों से भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। हमने कहा कारण वगैरह तो पढ़ना है नहीं हमें, ना प्रभाव हम डिटेल में जा रहे हैं, बट भौगोलिक खोज बहुत बड़ी घटना है। भौगोलिक खोज की जब हम बात करते हैं, आप जैसे मान लीजिए ये आपका पश्चिम यूरोप है एक तरह से, ठीक। ये कल्पना करिए ये आपका अफ्रीका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका मान लीजिए आप, ठीक है। और कहीं यहाँ भारत को तो रख ही लेते हैं हम लोग, जब बात कर रहे हैं भारत की हम लोग तो, ठीक है। अभी क्या था कि जैसे भारत से यूरोप के बीच मसालों का व्यापार अच्छा होता था, बहुत सारे कारण है भौगोलिक खोज के। मसालों का व्यापार ना तुर्कों के कारण बहुत बाधित हो रहा था। पश्चिम यूरोप के व्यापारियों को लगता था किसी नए मार्ग से भारत पहुंचना पड़ेगा। पुनर्जागरण के कारण जिज्ञासा की भावना खूब आ रही थी। कुछ तकनीकी विकास जैसे कुतुबनुमा, एस्ट्रोलेब वगैरह का विकास भी हो रहा था। मतलब
ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया। भौगोलिक खोज में क्या हुआ, आप 1492 में कोलंबस का नाम सभी ने सुना है, लिखना नहीं है, बस केवल थोड़ा सुनना है। मेन तो है भौगोलिक खोज का प्रभाव। भौगोलिक खोज के प्रभाव ने कैसे आधुनिक विश्व के उदय में योगदान, हमें उस पर टारगेट करना है। ठीक, थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं भौगोलिक खोज का। जैसे कोलंबस था, मतलब वैसे रहने वाला तो था ये इटली का, बट स्पेन ने इसको फंड किया और ये भारत खोजने के क्रम में ये अमेरिका पहुंच गया। 2-3 बार इसने अमेरिका की यात्रा की, तब तक इसे नहीं पता था कि इसने अमेरिका को खोज लिया है। बट ये जब भी लौटता था मसाले लेकर के नहीं लौटता था ये। ठीक है, और जब अमेरिका पहुंचकर इसने नाम रखा था इंडीज, इंडियन, वहां के लोगों को उसने इंडिया कहना शुरू किया और इंडीज ऐसे कहना शुरू किया। तो यूरोपियन ने क्या किया, अमेरिका में रहने वाले लोगों को इंडियन कहना शुरू किया यूरोपियन ने। तो स्थानीय लोगों को रेड इंडियंस कहने का कल्चर चल पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोग रहते थे उसको रेड इंडियन, जो वहां के स्थानीय निवासी थे। 1498 में वास्को डिगामा के बारे में सब लोग जानते ही हैं, है ना। ये अफ्रीका का चक्कर लगाकर दक्षिण अफ्रीका होते हुए ये कालीकट पहुंचा था। ये वही दौर है, पुनर्जागरण का दौर है। ये भी मसाले और मार के तलाश में। ऐसा नहीं कि अकेला व्यक्ति है। पुर्तगाल का एक शासक है, तटवर्ती इलाकों का काफी कुछ मैप बना चुका था। एक और एक्सप्लोरर है, बार्थोलोमेओ डियाज करके है, वो यहां तक आ चुका था पहले। वो यहां तक का पूरा मैप था वास्को डिगामा के पास, बस उसको अब यहां से यहां तक का सफर तय करना था। प्रक्रिया चल रही थी। एक मार्को पोलो का यात्रा विवरण है, उससे भी इतना कॉन्फिडेंस था कि हम नए मार्ग से पहुंच सकते हैं भारत, जापान, चीन। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था, तो ये भी आ गया एक नए मार्ग से, पुर्तगाली पहुंच गए। ऐसे करके फिर पूरी यात्रा का ना एक वेव चलेगा, आप देखोगे 1500 के बाद। जैसे एक अमेरिको वेस्पूगी करके है, इटली का ही है, उसी के नाम पे अमेरिका रखा गया है। एक यूरोपियन यात्री है मैगलेन, कभी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे मैगलेन स्ट्रेट के बारे में। वो साउथ तक पहुंच गया और इधर जब आता है तो देखता है कि भाई यहाँ का सागर जो है बहुत शांत है। कहा जाता है उसी समय पहली बार प्रशांत सागर उसको कहना शुरू। ठीक है, ये सारी बातें भी एनसीईआरटी वाली किताब में है मेंशन। ऐसे ही कार्तेस एवं पिजारो है स्पेन का, जो दक्षिण अमेरिका के अंदरूनी इलाकों में बड़ा एक्सप्लोर करना, कब्जा करना। एक रोजर ड्रेक है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है, ब्रिटेन का रहने वाला है। फ्रांस के भी कुछ नाविक हो जिस मैदान में कूद गए हैं। मतलब आप क्या देखोगे, 1490 से लेकर के 1600 के बीच में पश्चिमी यूरोपीय देशों के बहुत सारे नाविक व्यापारी समुद्री मार्ग से नए नए भौगोलिक क्षेत्रों से संपर्क स्थापित, नए नए मार्गों से संपर्क स्थापित। ये दुनिया को बदलने वाली घटना। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? एक तो मसालों के कारण, कुछ तकनीकी विकास के कारण, सरकार के समर्थन के कारण, या इस धारणा को मजबूती मिलना कि नहीं ईसाई धर्म की मान्यताएं उतनी मजबूत, ठीक है, हम नए मार्ग से जुड़ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये सब रीजन माने जाते हैं, पुनर्जागरण रीजन माना जाता है। ठीक? इस घटना ने क्या किया, भौगोलिक खोज ने किया। भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है? व्यापारियों, नाविकों के द्वारा नए नए समुद्री मार्गों से पुराने क्षेत्रों से या नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित। इस भौगोलिक खोज क्या है तो हम लिख देंगे हम भाई इस अवधि में ये। अब इसने क्या किया, इसने व्यापार के तौर तरीके में पूरा बदलाव। अब नॉर्थ साउथ अमेरिका की चीज़ें यूरोप, अफ्रीका और एशिया पहुंचने लगेंगी। एशिया की चीज़ें इधर आ जाएंगी, एशिया की चीज़ें यूरोप तो पहले ही जा रही थी मार्ग से। ओवरऑल क्या होगा, व्यापार का वॉल्यूम बढ़ेगा, बेहतर बंदरगाह बनेंगे, बैंकों की स्थापना होगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? उसी दौर में बनी है, पुनर्जागरण वाले फेज में। ऐसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनने लगेंगी, बैंकों की स्थापना होने लगेंगी। ठीक है, तो ये वो दौर है जब बंदरगाह, उन्नत जहाज बनेंगे, जहाज की सुरक्षा के लिए हथियारों पे काम करना शुरू करेंगे। मात्राएं बढ़ जाएंगी, व्यापार की मात्रात्मक बदलाव। व्यापार से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे आपको 16वीं से 18वीं सदी के बीच। तो भौगोलिक खोज ने क्या किया, व्यापारिक क्रांति का आधार तैयार किया। क्रांति शब्द के बारे में आपको परिचय तो है ही, एक बार बता रखा है हमने। क्रांति का मतलब क्या होता है? व्यापक परिवर्तन।
पहले सीमित व्यापार होते थे, अंतर महादेशीय व्यापार होते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, एक क्षेत्र से दूसरे महादेश के बीच व्यापार, सुदूर व्यापार, मात्रा बढ़ गई, परिवहन, ठीक है ना, आप देखोगे परिवहन के साधन विकसित होते चले गए, बैंकिंग सिस्टम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंश्योरेंस का सिस्टम, जो सिस्टम था, व्यापार से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में आमूल चूल बदलाव आ जाएगा इस घटना के बाद। इससे पहले कभी दुनिया आपस में इस तरह से नहीं जुड़ी हुई थी। तो व्यापार में चूंकि बड़ा बदलाव आ जाएगा, तो इस फेज को ही कहते हैं व्यापारिक क्रांति। दूसरा, जहां जहां यूरोपियन व्यापारियों को या उनके समर्थकों को लगेगा कि व्यवस्था कमजोर है, वहां वहां वो अपना एकाधिकार और प्रभुत्व यानी उपनिवेश स्थापित करना शुरू करेंगे। तो 16वीं से 18वीं सदी के बीच में कनाडा को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ब्राजील को, पूरा साउथ अमेरिका को यूरोपियन देश उपनिवेश बना लेंगे। अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों पे भी ये समय समय पे कब्जा कर लेंगे। इसी फेज में गोवा पे कब्जा किया था 1510 में पुर्तगालियों ने। ये वही फेज चल रहा है जब गोवा पर भी पुर्तगालियों ने कब्जा। इसी फेज में मलक्का स्टेट की बात करें हम, हॉर्मुज की बात करें हम, फारस की खाड़ी में, और जहां जहां उनको दिखता जाएगा वो सब कब्जा करते चले जाएंगे। तो ये भौगोलिक खोज के बाद एक तरफ व्यापार में व्यापक बदलाव आ जाएगा, और दूसरी तरफ एक नए प्रकार का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करेगा, वो है उपनिवेश की स्थापना। बट अभी मकसद क्या था उपनिवेश की स्थापना का? व्यापार। अमेरिका पे कब्जा किया जाएगा, क्यों? व्यापारिक फायदे के लिए। कनाडा पे कब्जा क्यों? व्यापारिक। ब्राजील, पेरू, बोलोविया, जितने भी, अर्जेंटीना, सब पे कब्जा किया जाएगा व्यापारिक फायदे के लिए। भारत पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, बट भारत में मजबूत व्यवस्था थी, वो कब्जा नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ तटवर्ती इलाकों पे ही कर पाएंगे, भारत उनके अधीन नहीं आ पाएगा। अब सोचो, उस समय 16वीं 17वीं सदी में पूरे अमेरिका को इन लोगों ने अपना उपनिवेश बना रखा है। संयोग से उसी समय भारत में मुगलों की स्थिति मजबूत होती चली गई, आसान नहीं था। दक्षिण भारत में भी कुछ मजबूत राज्य थे, अंग्रेजों के लिए या यूरोपियन के लिए आसान नहीं था। तो भौगोलिक खोज तो एकदम दुनिया को बदलने वाली घटना है। अब व्यापारिक क्रांति से यूरोपियन देशों को बहुत फायदा होगा, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी को। अब इसमें ब्रिटेन क्या करेगा? उस पैसे को और अधिक पैसा बनाने में निवेश। पुर्तगाल और स्पेन क्या करेगा? उस पैसे को उपभोग करने में, विलासिता में निवेश। फिर एक अंतर आ जाएगा, जो पैसा ये लोग लूटेंगे तो बहुत सारे क्या करेंगे? उस पैसे का खूब विलासिता में। और ब्रिटेन क्या करेगा? उस पैसे से और पैसा बनाने की फिराक में लग जाएगा। तो वाणिज्यिक क्रांति क्या करेगा? औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार कर देगा। सिलेबस क्या कह रहा है? आप औद्योगिकरण पढ़िए आप। बट बिना वाणिज्यिकरण के हम औद्योगिकरण को नहीं समझ पाएंगे। हम तो हम जब पढ़ेंगे तो इसको भी कवर करेंगे उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ भी हम एक बेसिस का बनाएंगे हम। तो भौगोलिक खोज का सीधा सा मतलब है पश्चिम यूरोप के व्यापारियों, साहसिक नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग से, ठीक है, नए नए क्षेत्रों से संपर्क, या पुराने क्षेत्रों के लिए नए नए मार्गों की खोज। इसको कहते हैं हम भौगोलिक खोज। इसने जीवन को बदल दिया। भौगोलिक खोज क्यों? उसके भी 5-7 रीजन है। उसमें एक कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने उनके अंदर जिज्ञासा की भावना को प्रेरित। देखो ना, पुनर्जागरण धर्म सुधार का आधार है, पुनर्जागरण भौगोलिक खोज। पुनर्जागरण हर घटना की जड़ में सोच। पुनर्जागरण क्या? सोच है। ठीक। भौगोलिक खोज के बारे में भी हमें 4-6 लाइन लिखना पड़ेगा, जरूरी है। लिखिए आप जरा, भौगोलिक खोज शीर्षक दे दीजिए, लिखें आप क्या है। पहले लिख लें आप, क्या है भौगोलिक खोज। लिखें कि 15वीं सदी के अंतिम दशक, 15वीं सदी के अंतिम दशक
ठीक है। एवं 16वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारियों, पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारियों तथा साहसिक नाविकों के द्वारा नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से मार्ग से नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया गया, या फिर पूर्व ज्ञात क्षेत्रों पहले से जो जानने हुए क्षेत्र थे, या फिर पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से भी नए नए मार्गों से संपर्क, नए नए मार्गों से संपर्क स्थापित किया। अब जैसे भारत, भारत से संपर्क तो पहले से था ना, पूर्व ज्ञात क्षेत्र था, बस इस रास्ते से भारत से पहली बार संपर्क स्थापित हुआ, पूर्व ज्ञात क्षेत्र। बट अमेरिका से तो संपर्क था ही नहीं, अमेरिका के लोगों ने नई दुनिया कहा, यूरोप वालों ने पहली बार संपर्क स्थापित हुआ। अमेरिका के बारे में कुछ पता ही नहीं था इन्हें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, प्रशांत सागर के बहुत सारे द्वीपों के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में कि वहां भी लोग रहते हैं। अफ्रीका का तटवर्ती क्षेत्र यूरोप और एशिया के बीच ठीक ठीक संबंध था प्राचीन काल में और मध्यकाल में। ठीक, तो भौगोलिक खोज क्या है? ये है भौगोलिक खोज। नोट करके लिखें आप, नोट करके लिख लें आप इसमें कि कोलंबस, कोलंबस, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, मैगलेन, अमेरिको वेस्पूगी, अमेरिगो वेस्पूगी, इनके नाम पे ही अमेरिका रखा गया है नाम, अमेरिगो वेस्पूगी, अमेरिगो वेस्पूगी, रोजर ड्रेक, रोजर ड्रेक इत्यादि साहसिक नाविकों की भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है। आज की दुनिया जो है, तो मेरी नज़र में आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोग हैं। इतिहास में इनको भी कम महत्व दिया जाता है कई बार, ठीक है, बट इन्होंने भी दुनिया को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक, तो इनके यात्रा विवरण वगैरह भी थोड़ी बहुत किताबों में है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल जैसे मार्टिन लूथर पे कभी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कुछ पूछ ही ले, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, वो इस तरह के नाम है मार्टिन लूथर, वास्को डिगामा, कोलंबस, ये लोग इस कदर फेमस हैं, ये सिलेबस के मोहताज नहीं है। किसी भी एग्जाम में जीके वगैरह में सवाल कि भाई अमेरिका की खोज किसने की, ये पूछ लेगा आपसे, ऐसे नॉर्मल की बात कह रहा हूँ, आईएएस में तो नहीं पूछता ऐसा सवाल, ठीक है, आईएएस में ऐसा सवाल नहीं आता, बट किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो अब क्यों समझा दिया आपको, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, लिखें आप, प्रभाव भौगोलिक खोज का। देखें,
आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इसने व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आधार निर्मित किया। कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आधार निर्मित किया। महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आधार निर्मित किया। ठीक, लिखें आप, जैसे समुद्री मार्ग से अलग अलग महादेशों से व्यापार अलग अलग देशों से व्यापार प्रारंभ हुआ। इसी में लिखें आप कि नए नए वस्तुओं का भी व्यापार प्रारंभ हुआ। अब जैसे देखोगे, आलू है, टमाटर है, मक्का है, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब अमेरिका से पुर्तगाली भारत और अमेरिका से ये सब यात्री यूरोप लेकर, यूरोप में भी नहीं होता था ये सब। ऐसा नहीं कि यूरोप में होता था आलू टमाटर मक्का, ये सब अमेरिका में होता था। तो नए नए वस्तुओं का, उत्पादों का व्यापार है ना, और व्यापार में मात्रात्मक बदलाव भी आएंगे। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट, आर्थिक प्रभाव में लिख रहे हैं हम लोग अभी। लिखें, व्यापार से संबंधित गतिविधियों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे उन्नत जहाजों का निर्माण, कौमा संयुक्त कंपनियों की स्थापना, कौमा बैंकों की स्थापना, कौमा बंदरगाहों का उन्नयन, अपग्रेडेशन इत्यादि। लिखें, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, इसी में लिखें, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में इन परिवर्तनों को व्यापारिक क्रांति, या वाणिज्यिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्यिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिख लें आप, 16वीं से 18वीं सदी। ठीक है। तो भौगोलिक खोजों का आर्थिक परिणाम क्या, किस रूप में सामने आएगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट, आइडिया बता रहा हूं मैं इसका, इस रूप में सामने आया। तो इसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक क्रांति, कमर्शियल रेवोल्यूशन। क्यों?
पहले इस तरह से व्यापार नहीं होते थे, ऐसे जहाज नहीं, बंदरगाह नहीं, बैंक, ये सब चीजें भौगोलिक खोजों के बाद शुरू हुई। और इसने क्या किया, व्यापार के पूरे तौर तरीकों को ही बदल दिया। इसी में नोटिस करेंगे आप, इससे पहले एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार जुड़ी हुई नहीं थी। अर्थव्यवस्था में परस्पर जुड़ाव प्रारंभ हुआ और अधिक से अधिक मुनाफा के लिए व्यापार। जब भी हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो भौगोलिक खोज के साथ पूंजीवाद के पहली अवस्था की बात होती है। आज हम बात करते हैं ना पूंजीवाद यानी अधिक से अधिक मुनाफा। तो मॉडर्न एरा में अधिक से अधिक मुनाफा को लेकर के आप देखोगे व्यापार कब शुरू होता है, भौगोलिक खोजों के बाद शुरू होता है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती चली गई, यहाँ पे शुरुआत हो रही है अभी। जब हम कहते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण में क्या कहते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव। वस्तुओं पे, पैसे पे, तकनीक पे, लोगों के आवागमन में कोई बाधा, ये शुरुआती अवस्था है। बट उसकी बुनियाद कहां से देखेंगे आप, जब कभी बात होगी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आर्थिक अर्थों में, उसका पहली शुरुआत बुनियाद कब पड़ रही है, भौगोलिक खोजों के साथ। पूंजीवाद उसकी बुनियाद कब पड़ रही है, भौगोलिक खोजों के साथ। हमने पहले ही बता दिया, देखो ये टॉपिक है थीम, इसमें आप घटना और एग्जाम्पल और आंकड़े पे मत जाइएगा, आइडिया बस आपको बनाते जाना है कि कैसे चीजें बदलनी शुरू हुई। जो जो घटना पढ़ेंगे वहां तो ऑब्वियस घटना पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक, तो भौगोलिक खोज एक बड़े बदलाव की बुनियाद रख रहा है। इसी में लिखे आप अगला पॉइंट, प्रभाव में ही लिखें कि इन व्यापारिक परिवर्तनों ने आधुनिक पूंजीवाद के बुनियाद, पूंजीवाद के बुनियाद को मजबूत करने का कार्य किया। ठीक? इस वाले पॉइंट की ना आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको लिखा है आगे भी, जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक, इसका एक दूसरा प्रभाव भी है उपनिवेशवाद को लेकर। अभी थोड़े समय पहले तक मॉडर्न इंडिया के बारे में आपने पढ़ा ही है, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश को, ठीक है, शोषण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लेते हैं, उसको हम उपनिवेश कहते हैं। तो अधिकाधिक मुनाफे के लिए उपनिवेशों की स्थापना भी यहीं से प्रारंभ। जैसे हम जब पढ़ेंगे ना उपनिवेशवाद, आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में प्लासी की लड़ाई आपने पढ़ा है, बक्सर के युद्ध आपने पढ़ा है। अंग्रेजों ने उस समय जीतना क्यों शुरू किया था भारत को, ताकि व्यापार संतुलन को वो अनुकूल। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी कि भारत को बाजार के रूप में बनाना था उन्हें, बट वो व्यापारिक क्रांति का आखिरी फेज चल रहा था। ठीक है, जब भारत को जीतना शुरू किया, उस समय तक अंग्रेजों ने कनाडा और अमेरिका पे कब्जा कर लिया था। जब भारत को जीतना शुरू किया, कनाडा, अमेरिका, वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीप पे, दक्षिण अमेरिका के कुछ राष्ट्र पे, अफ्रीका के तटवर्ती देशों पे ठीक ठाक अंग्रेजों का उपनिवेश था 1750 तक। वो नए प्लेयर नहीं थे भारत में। जब मैं आपको कहता था कि अंग्रेजों ने भारत पे जब शासन शुरू किया तब वो प्रोफेसर हो चुके थे उपनिवेशवाद के, क्योंकि ये सब देशों में तो प्रयोग कर ही रहे थे ना, वो हमारे लिए नया था। उसी के संबंध में आगे लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए आप अगला पॉइंट, लिखिए भौगोलिक खोजों के साथ ही व्यापारिक उद्देश्यों से उपनिवेशों की भी स्थापना की गई। स्थापना की गई, इसे में लिखें आप, पश्चिमी यूरोपीय देशों ने
ब्रैकेट में लिख लें आप, इसमें ब्रैकेट में पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड। पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड। ये विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग उपनिवेशीकरण वाले टॉपिक में। इत्यादि कर दीजिए आप। ठीक, इत्यादि कर दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि, है ना। ठीक, व्यापारिक उद्देश्यों से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने, लिखे आप, पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। तटवर्ती क्षेत्रों पर ठीक नियंत्रण। अब ये कहीं पे भी होंगे ना, यहाँ पे जब ये आएंगे आप देखोगे कोई भी इलाका होगा, जैसे मान लो अमेरिका है तो अंग्रेजों ने अमेरिका के इस इलाकों में 13 उपनिवेश बनाए। मान लो ब्राजील है तो पुर्तगालियों ने ब्राजील के इस इलाके पे कब्जा किया। उनको व्यापार करना है ना, पूरे ब्राजील पे कब्जा नहीं। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया, तटवर्ती इलाकों पे कब्जा करना प्रारंभ, जैसे गोवा पे ही मान लो कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने, तटवर्ती इलाकों पे कब्जा। यही वो दौर है, इसको हम उपनिवेशीकरण जब पढ़ेंगे तो इसको पहला चरण कहते हैं। यूरोपीय देशों ने आप देखोगे सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से उपनिवेश बनाया, फिर बाजार के उद्देश्य से उपनिवेश बनाया, फिर निवेश के उद्देश्य से उपनिवेश बनाया। जब भगा दिया गया उनको सभी जगह से राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, तब वो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से अपने उपनिवेशवाद को जारी रखा। और जब वहां पर भी चुनौती दे दी गई है तब डाटा के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और इन सब कंपनियों के माध्यम से अपने प्रभाव को वो उपनिवेशवाद का स्वरूप बदलता गया है। पर दबदबा उन यूरोपीय देशों का आज भी दुनिया में 2024 में भी, जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम 3 फेज की बात करेंगे, बट हम डाटा कॉलोनिज्म तक आज तक आपको बताएंगे। देखो कैसे नेचर बदलता जाता है, क्यों इस सिलेबस को दिया गया पढ़ने के लिए उपनिवेशीकरण, हम ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। अच्छा, इस तरह से यूरोपियन देश स्वरूप बदल लेते हैं अपने कंट्रोल करने का, वो नेचर बदल लेते हैं अपना, बट कंट्रोल करना वो जारी रखते हैं दुनिया को। जब 4-5 फेज में देखोगे तब आपको रियलाइज होगा, अच्छा ये इस तरह से पूरी दुनिया को ये चलाते हैं। इसलिए उपनिवेशीकरण एक थीम देके छोड़ दिया गया है कि आप इसको समझिए। तो उसकी शुरुआत, टॉपिक इंटरकनेक्टेड भी, उसकी शुरुआत भौगोलिक खोजों के साथ हो रही है। ठीक, एक पॉइंट और लिखें आप, लिखें भौगोलिक खोजों के कारण एक तरफ व्यापारियों की स्थिति, भौगोलिक खोजों के कारण एक तरफ व्यापारियों की स्थिति, ब्रैकेट में लिख लेंगे मध्य वर्ग। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। व्यापारियों की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हुई, धीरे धीरे मजबूत हुई। तो दूसरी तरफ शासकों या राजवंशों की स्थिति भी मजबूत हुई। राजवंशों की स्थिति भी मजबूत हुई। अब व्यापारी को सपोर्ट चाहिए, सेना चाहिए, हथियार चाहिए, राजा उपलब्ध कराएगा, बदले में व्यापारी राजा को अच्छा खासा पैसा
अब चाहे वो ब्रिटेन का राजा हो या स्पेन का हो या फ्रांस का हो, उससे राजा की स्थिति मजबूत होगी, सेना की संख्या उसकी बढ़ेगी, सेना की संख्या बढ़ेगी तो सामंतों की स्थिति कमजोर। जब सामंतों की स्थिति कमजोर होगी तो राज्य के भीतर भी व्यापार का विकास। व्यापारी तो यही चाहते हैं, जो माल लेकर आ रहे हैं बिना किसी बाधा के, उनके राज्य के भीतर भी उनका माल। तो व्यापारी और राज्य एक दूसरे को खूब सपोर्ट। तो भौगोलिक खोज से क्या होगा, यूरोप में सामंतवाद भी कमजोर, सामंतवाद कमजोर पड़ेगा, इससे क्या होगा, वाणिज्य व्यापार का विकास राज्य के भीतर भी। अब राज्य इतना मजबूत हो जाएगा कि राज्य किसी की सुनना बंद। इधर व्यापारी भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। फिर व्यापारियों के साथ साथ एक पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ये सब भी उभरेगा, जिसे मध्य वर्ग कहा जाएगा। ये सब 300-400 वर्षों में आएगा यूरोपीय समाज में, वहीं के लोग हैं। अब राजा अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता है, और ये जो वर्ग है, व्यापारी, शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, विचारक, ये चाहता है कि नहीं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमें भी सम्मान। यहीं से फिर वो टकराव की कहानी शुरू हो गई। तो जरूरत के हिसाब से दोनों जुड़ गए, इसलिए हमने कहा कि भौगोलिक खोज के परिणाम आपके सिलेबस के हिसाब से ज्यादा महत्व रखता है समझने के लिए। हमें सामंतवाद क्यों पतन हुआ मिडिवल इंडिया में पढ़ना होता है, यूरोपियन हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। जब हम लोग कॉलेज के दिनों में थे, हम लोग भी खूब अध्ययन करते थे इसके ऊपर, 1 महीने क्लास चलती थी सामंतवाद के ऊपर, ठीक है, हमारे कॉलेज में, है ना। एक हमारे सर हैं, अब कहीं यूके वगैरह में पढ़ाते हैं वो, स्वराज सर, खूब पढ़ाया करते थे हम लोग फ्यूडलिज्म उस समय हमारे कॉलेज के दिनों में, ठीक है। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं एग्जाम्पल वगैरह देते थे। तो यहाँ सामंतवाद तभी कमजोर होगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, राजा की स्थिति मजबूत। धर्म ने राजा की स्थिति को मजबूत किया, व्यापार ने राजा की स्थिति को मजबूत किया, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, कमजोर करो इसको, ठीक। समाज में सम्मान बना रहेगा सामंतों का भी, लेकिन स्थिति कमजोर होगी उसकी, राजा मजबूत होगा। जो राजतंत्र कमजोर था, धीरे धीरे क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा वो। निरंकुश यानी उस पर किसी का, उसी के विरुद्ध लोकतंत्र को लेकर, गणतंत्र को लेकर आंदोलन चलेगा 18वीं सदी में, ठीक। यदि राजा नहीं होता तो सामंतों के विरुद्ध आंदोलन चलता। यह आंदोलन चला है निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध। तो भौगोलिक खोज में बात करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बट ये वो सारी बातें हो गई जो आपको वो बदलाव को समझने में हेल्प करेगा, आगे के बदलाव को। या नोट करके लिख लें आप, नोट करके लिख लें आप। 16वीं से 18वीं सदी के बीच ठीक है, 16वीं से 18वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोपीय देशों में ठीक 18वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोपीय देशों में, लिखेंगे आप, वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। इसमें अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन तथा सोना चांदी के संग्रह, तथा सोना चांदी के संग्रह पर बल दिया जाता था। ठीक, सोना चांदी के संग्रह पर बल दिया जाता था। लिखें, इस विचारधारा से प्रभावित होकर भी उपनिवेशों की स्थापना की जा रही थी। उपनिवेशों की स्थापना की जा रही थी।
इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप, दूसरा एग्जाम्पल आगे दूंगा। प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था? भारतीय पैसे से भारतीय उत्पादों को खरीद कर व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना। इस समय कहीं भी उपनिवेश बनाया जा रहा है तो इस तरह की सोच प्रचलित है, सोना चांदी जितना संग्रह करना है कर लो, कब्जा करोगे तो अधिक मुनाफा कमाओगे। पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस तरह की सोच कैजुअली। कोई भी चीज एकाएक नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ, एक ही वर्ष में नहीं हुआ, ये 100 200 300 वर्षों में इवॉल्व हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज सोच आ गया और कल लागू हो गया। मुट्ठी भर आबादी है उनकी। अब देखो, समुद्र में, गहरे समुद्र में और सुदूर, सबसे पहले कौन? यूरोपियन देश गए। देखो, पश्चिम यूरोप की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यूरोप में वैचारिक रूप से सबसे समृद्ध कोई रहा है तो वो यूनान रहा है, ग्रीस रहा है, और वो भी एशिया के बड़ा नजदीक है। पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। एक न खेती बहुत अच्छी नहीं होती थी, फिर बहुत ऐसा व्यापार नहीं था, है ना, मसालों का क्रेज बहुत लंबे समय से था उनको। जब वो अरब देशों के संपर्क में आना शुरू हुआ धर्म युद्ध के दौरान, तो बेहतर जीवन की तलाश में हमारा जीवन भी बेहतर हो, उसके बाद जो उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ 15वीं 16वीं सदी के बाद, और आज 21वीं सदी है। वरना उसके पहले तो कोई तुलना ही नहीं थी। इवन अरब से, चाइना से, यूरोप की बात करें, भारत से तो बहुत पीछे थे वो हर मामलों में। जब वो गहरे समुद्र में गए, रिस्क ले रहे हैं वो, ऑब्वियस है समुद्री मार्ग की समझ बनेगी, उन्नत जहाज की बनेगी, आवश्यकता के अनुसार हथियारों का निर्माण करेंगे वो। नौसैनिक वर्चस्व तो आज भी उन्हीं का है। नीले समुद्र पे आज भी उनका राज पूरी दुनिया में। पश्चिम यूरोप और अमेरिका को मिला तो आज भी उनका वर्चस्व है। यहां से वो बदलाव, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, वो बदलाव शुरू होता है यहां से। तो भौगोलिक खोज का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 3 4 बातों को समझाया, लिखाया, टाइम भी दिया इसमें हमने आपको। इसकी आगे भी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। चौथा मैंने क्या लिखाया था आपको? प्रबोधन। प्रबोधन के बारे में हम थोड़ा सा 2 4 लाइन आपको लिखवाते हैं, क्योंकि प्रबोधन आगे हमें पढ़ना है, 18वीं सदी की भी घटना है, इसलिए अलग से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब आप लिखें प्रबोधन, एक शब्द लिख लें आप, प्रबोधन, इनलाइटेनमेंट, है ना। ठीक है आप, कि 17वीं 18वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में, 17वीं 18वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में बौद्धिक आंदोलन, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, बौद्धिक आंदोलन के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौद्धिक आंदोलन के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबोधन क्या है, किसको कहते हैं प्रबोधन। इसी में लिखें आप, इस अवधि में, इस अवधि में जॉन लॉक, जॉन लॉक एक विचारक हैं ब्रिटेन के, इस अवधि में जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ये फ्रांस के एक विचारक हैं मॉन्टेस्क्यू, रूसो, कॉमा, वॉल्टेयर, रूसो यहाँ लिख रहा हूँ, वॉल्टेयर, डिदरो, फिजियोक्रेट, फिजियोक्रेट, एडम स्मिथ,
एडम स्मिथ इत्यादि विचारकों एवं विचारकों के समूहों ने एवं विचारकों, जैसे फिजियोक्रेट विचारकों का समूह है, ठीक है, एवं विचारकों के समूहों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, एवं धर्म के ऊपर राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं धर्म के ऊपर तर्क को आधार बनाते हुए अपने विचारों को रखा, जिसमें व्यक्तिवाद, मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता इत्यादि को केंद्र में रखते हुए अपनी बातों को या विचारों को प्रस्तुत किया। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे ये सारे विद्वान हैं, 17वीं 18वीं सदी में ज़्यादा है, 1700 के बाद ज़्यादा जहाँ से हमें पढ़ना है। इनके किताब हैं, इनके लेख हैं, इनके अखबार हैं, इसमें हर बात व्यक्ति के विकास पे, मानव के विकास पे, स्वतंत्रता पे, समानता पे, इन सब पे केंद्रित है। इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मध्य वर्ग की संख्या अच्छी खासी हो गई समाज में और वो बदलाव चाह रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये उन बदलावों को रिफ्लेक्ट हम उदाहरण से भी देखेंगे, इनको हम पढ़ने वाले हैं भी आगे वाले टॉपिक में। और ये चाहते थे इस तरह का परिवर्तन हो समाज में। ठीक, तो ये अपनी बातों को रख रहे हैं। एक पॉइंट और लिखें आप, देखिए, इनके विचारों का प्रभाव इनके विचारों का प्रभाव 18वीं एवं 19वीं सदी में अमेरिकी एवं यूरोपीय क्रांतियों पर देखा। ठीक, अमेरिकी एवं यूरोपीय क्रांतियों पर देखा। अब जितनी भी क्रांति हमें पढ़नी है ना, जैसे अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1830 की क्रांति, 48 की क्रांति, उन सब क्रांतियों का मार्गदर्शक, उन सब का वास्को डी गामा कौन होगा? ये विचारक होंगे। रास्ता बताने वाले कौन होंगे? ये विचारक होंगे। बड़ी संख्या में विचारक क्यों उभर रहे हैं? पुनर्जागरण के कारण, वैज्ञानिक खोज के कारण, धर्म सुधार, धीरे धीरे शिक्षा वगैरह का विकास हो रहा था। मध्य वर्ग की संख्या बढ़ गई है, उनमें से ये बुद्धिजीवी हैं जो अपनी बातों को समाज में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बड़ा क्रेज है उनका, लोग उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, बदलाव होना चाहिए समाज में। तो प्रबोधन के बारे में भी हम, ये कारण है, अमेरिकी क्रांति का एक कारण है, फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण है। जैसे हम अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे ना, प्रबोधन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पे अलग से मेंस में एक सवाल आ सकता है, जब मैं पढ़ा दूंगा तब आपको समझाऊंगा। प्रश्नों वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा।
अभी हमने आपको 4 बातें बताई संक्षेप में: पुनर्जागरण, धर्म सुधार, भौगोलिक खोज और प्रबोधन। हमने ये बताया 14वीं 15वीं सदी का यूरोप 18वीं सदी में किन घटनाओं के माध्यम से पहुंचा, और ये सारी घटनाएं मिलकर के यूरोप को बदलने को तैयार है। थोड़ा थोड़ा करके बदलना शुरू कर दिया। पुनर्जागरण ने थोड़ा बदला, धर्म सुधार ने बदला, भौगोलिक खोज ने बदला, प्रबोधन ने थोड़ा बदला। अब इन सब घटनाओं ने मिलकर के बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि निर्मित। ठीक, ये बैकग्राउंड है, इससे सीधे सीधे कोई भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले। क्लियर ना? लेकिन इन सभी घटनाओं ने मिलकर के बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि निर्मित, आधुनिक यूरोप के उदय की पृष्ठभूमि निर्मित। देखो, यूरोपियन इतिहास या तो 14वीं सदी से पढ़ा जाता है या 18वीं सदी से। 14वीं सदी से क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण से पढ़ना शुरू करिए आप। 18वीं सदी से क्यों? क्योंकि बदलावों से पढ़ना शुरू करिए आप। छोड़ दो उसमें, तुम क्यों पढ़ रहे हो, मत ध्यान दो, वो मनोरंजन है। ठीक है, वहां मत ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान। मुस्कुरा रहा है पढ़ पढ़ के, ठीक है ना? देखिए, आप सब भी कभी कभी ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो देखो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, देखो वो कुछ भी बहुत टेक्स्ट वेक्स्ट टाइप नहीं करेंगे। पता है क्यों? जैसे मान लो आप ही क्लास में बैठे हुए हो, आपको कहाँ फुर्सत मिल पा रही है मेरी बात से कि आप कुछ टाइप करें? ना तो मेरी नज़र आपसे हटती है, ठीक है, और ना आप कुछ ऐसा, ठीक है, आप भी बैठे हुए हैं। कभी कभी कोई कर देता है कि सर आप करवा चौथ क्यों नहीं मनाते हैं? क्लास में बैठा बैठा जो है कभी कभी कोई कर देता है बदमाशी, है ना? अदरवाइज इतना मौका नहीं मिलता है किसी को, है ना? वही बात, जैसे आप भी कल ऑनलाइन तो कभी कभी करते ही हैं क्लास ना, कभी लाइव करते हैं, कभी रिकॉर्डेड करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे भी कर रहे होते हैं। तो मे बी कभी क्या टेक्निकल इशू आ सकता है, हो सकता है थोड़ा बफरिंग करने लगे या थोड़ा डिफर हो जाए। इवन क्लास में भी जब आपका छूट जाता तो हमने क्या कहा, छूट गया तो आप वो स्पेस लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो आप। ये आपका चॉइस है भाई, टेक्नोलॉजी है, उसकी अपनी एक सीमा है, आप छोड़ दो, वेट मत करो आप उसमें। बातों पे ध्यान दो, क्या क्या बताया जा रहा है, आप आगे बढ़ो। दोबारा से उसको उस जगह पे जाके पॉइंट नोट कर लो कब आप थे। ये बोला जाओ रिकॉर्डिंग ओपन करो, उस टाइम पे जाओ, उसको निकाल लो, 2 मिनट तो लगने उसको निकालने में। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, सिस्टर मैं इतना लेट हो गया हूँ, मैं यहाँ तक छूट गया था, अब आगे बताओ इसके बाद सर ने क्या बोला, इसके बाद सर ने क्या बोला। मज़ेदार बात क्या है कि अच्छा स्मार्ट बच्चे भी हैं, वो लिख करके भी बता देते हैं कि देखो हमने ये लिख लिया और तुम ये लिख लो। ये एक अच्छी बात भी पता चलती है मुझे कि दे आर स्मार्ट, कि भाई वो लिख भी लेते हैं और बता भी देते हैं। बट मेरा पॉइंट है कि चैट बॉक्स तो केवल होना चाहिए कि कभी कुछ आपको जानना समझना हो, ठीक है। विश्व इतिहास में आप जबरदस्ती का सवाल पूछोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। विश्व इतिहास में मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। चलो मॉडर्न मॉडर्न में थोड़ा बहुत यहाँ एंशिएंट मिडिवल कुछ कोई, ठीक है, मतलब इसको जैसे चाहूँ वैसे मुठापटक कर सकता हूँ। विश्व इतिहास को जिधर से चाहूँ पढ़ाना, जब जहाँ से बोलना चाहूँ वो वाली स्थिति रहती है इसमें। मेरा भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है, मतलब हिस्ट्री में भी मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है विश्व इतिहास, है ना। जैसे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब पढ़ाते हैं हम, आपको बहुत मज़ा आया मॉडर्न पढ़ने में, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल में भी आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे। बट विश्व इतिहास चूंकि पूरी दुनिया की ना बहुत अच्छी समझ देता है ये। अब देखोगे जैसे इस टॉपिक है, ये मेरा अपना डिजाइन है कि हमें ये क्यों, इतना ही क्यों पढ़ना है। आपके दिमाग में एक तस्वीर बनानी है कि हम आधुनिक विश्व को पढ़ने जा रहे हैं, तो आधुनिक विश्व की बुनियाद कैसे पढ़ी। इतना समझा दे रहा हूँ, इतना लिखा दे रहा हूँ कि डरने वाली बात नहीं रहेगी। किसी को इंटरेस्ट हुआ तो वो किताब पढ़ के इसको बहुत आराम से इंफॉर्मेशन से भी लैस कर सकता है वो। इसमें बस केवल इंफॉर्मेशन लैक कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आपको। अब ऑनलाइन जो बच्चे देखते हैं, अब उनका एक अनुशासन होना चाहिए। अच्छा आज तो मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, तो किसको बता रहे हो, ठीक है। हम भी समझते हैं आप किसको बता रहे हो, किसी को तो बता ही रहे हो आप। इससे ऊपर उठना है, स्कूल कॉलेज से बाहर जाना है। आप स्कूल कॉलेज में भी हैं, उससे बाहर निकलिए आप। इवन स्कूल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो उससे बाहर निकल जाइए आप। जब ज्वाइन किए, जहां से ज्वाइन किए, टाइम नोट करिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
इतना छूट गया आपका, छूटना नहीं चाहिए था आपका, छूट गया तो आप उतना टाइम दोबारा वीडियो देख लीजिए आप अपना। कभी कभी क्या होता है, जैसे चैट वगैरह में हम लोग भी लेते रहते हैं क्लास, जैसे केवल ऑनलाइन है तो कोई इशू नहीं है ना, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं ऑब्वियस है। तो जो गंभीर बच्चे हैं उनको मतलब मेरे वाले क्लास में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस वो केवल फॉलो करें। ठीक है, मैं जितना बताऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो गंभीर बच्चे हैं तो आमतौर पे बड़ी संख्या उन्हीं की है। हर बैच में मैं क्या देखता हूँ, 10-20 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक में तो और भी कुछ था। ठीक है, नमस्कार भाभी जी। एक बैच में और क्लास में ले रहा था। ठीक है, फिर कुछ कुछ और चल रहा था, हमने कभी बंद ही कर दो इसको तो ऑनलाइन बच्चों के लिए मेरा एक सुझाव होता है कि आप ध्यान दीजिए, छूट गया टाइम नोट करिए, इसी बहाने थोड़ा दोबारा से पढ़ लीजिए उसको आप। इवन क्लास में भी मैं आपको क्या कहता हूँ, आप पूछिए मत रुक करके आप। ठीक है, आप कोई भी स्तरीय कोचिंग जहां बातचीत होती है फिर कहाँ पलट के लोग अपनी बात पढ़ा के चले जाते हैं सर। आप उस लेवल पे हैं, छूट गया टाइम नोट कर लीजिए आप। बगल वाले क्लास में तो ऑप्शन है नहीं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए आप। तो और भी इतनी सारी बातें उसमें होती हैं। तुम नाराज हो क्या, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं, आज इतने दिनों में तबीयत खराब थी, तुमने ये दवा क्यों नहीं ली। ठीक है, अरे भाई वो खुद समझदार होगा या होगी, दवा ले लेंगे, उनके घर वाले केयर करने के लिए है। ठीक है, छोड़ दिया करो मतलब। ठीक है, तो ऐसे तो पढ़ाई पे ध्यान दो सबके सब। ठीक है ना, तो इतने सारे चैट हैं, है ना, राइट सर। लिखा है। ठीक है, बोलो रोजी परवीन तुम्हारा क्या सर, प्लीज सुन लो मेरी बात, बताओ तुम। चैट ऑफ रहता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ साक्षी, डोंट वरी, है ना। ठीक है, अपना सिस्टर प्रबोधन के बाद कितना लिखवाया है देखो, ये भूमिका सिस्टर ने लिखा है। ठीक है, अभी मैं समझा तो रहा हूँ भूमिका क्या करना है तुम लोगों को, है ना। कुछ मुझे लिखा हल्के में ले रहे हैं। नहीं नहीं, डोंट वरी, आप अपने जीवन को सब हल्के में ले रहे हैं। मुझे तो जो करना था, मैं तो अब बोनस पढ़ा रहा हूँ। किसी भी समय सुनोगे मैं ऑफिशियली संन्यास की घोषणा कर दूंगा। मैं कर चुका था, मैं दोबारा से पढ़ाने के लिए मुझे मतलब मुझे कुछ और भी काम करने हैं लाइफ में, जो इधर चल, क्योंकि हिस्ट्री में तो पढ़ा ही दिया है, जो अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब देख लेंगे अब। या तो कुछ नया पढ़ाऊँ फिर मैं किसी और विषय को पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, हिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है, हिस्ट्री में एड सच कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, आपके एग्जाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको फॉलो करिए आप। ठीक, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए। ठीक है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, कहाँ बड़ा लगता है। 10-50 तक ही पढ़ाइएगा, नहीं थोड़ा तुम लोग भी, बता देता हूँ। चलो अब इसको छोड़ते हैं हम लोग, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, तो आपको कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को आपको ये समझना है। हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक यूरोप। आधुनिक यूरोप का मतलब आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थव्यवस्था। जैसे आधुनिक राजनीति को कैसे समझना है, फिर एक बार रिपीट करो। जैसे आज हमारे यहाँ संविधान का शासन है, ठीक, हमारे यहाँ कानून का शासन है, करेक्ट। समानता, स्वतंत्रता, निरपेक्षता, भाईचारा, चुनाव, पॉलिटिकल पार्टी, सब है ना हमारे यहाँ। पहली बार कब और कैसे आया, अंग्रेजों के शासन के दौरान। ब्रिटेन में ये कैसे आया, प्रबोधनकालीन विचारों के कारण। प्रबोधनकालीन विचार कैसे आए, तो इसकी पृष्ठभूमि बनी पुनर्जागरण से, धर्म सुधार से, और वैज्ञानिक चिंतन से, और भौगोलिक खोज से। तो ब्रिटेन में आया, तो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो भारत में आया। केवल अपने संविधान की कड़ी ढूंढोगे तो पहुंच जाओगे पुनर्जागरण पे आप। यही अपेक्षा है हमसे सिलेबस में, ऐसे ही देखने और समझने की। आखिर ये प्रावधान क्यों, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे। ब्रिटेन में कैसे आया, ब्रिटेन में इन कारणों से आया। थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं आगे भी हम। ब्रिटेन में आएगा तो फिर भारत में भी आएगा इस बार। तो ये बदलाव है, तो आप पढ़ना चाहें इसके बारे में डिटेल से, इंटरेस्टिंग चीज़ है। 27-28 वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इनको 27 में एग्जाम देना, 28 में देना। 26 वालों को भी मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, ठीक है।
टाइम ज़्यादा अब नहीं बचा है। 24 गियो, 25 के बाद दिमाग में हमेशा रहेगा 26 26 26, है ना। 24 गियो, इसलिए 26 वाले को भी मैं नहीं कहूँगा। मॉडर्न इंडिया वगैरह में जरूर कह देता आप पढ़ लो कुछ कर लो, वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं। आप स्टिक करिए जितना मैं बता रहा हूँ। तुम फिर पढ़ रहे हो वहाँ पे, देख रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा पहला टॉपिक है, लिखें आप। अब सिलेबस आपको याद है ना, कल क्या लिखवाया था? पहला फेज अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति में मेंस में 2 प्रश्न आ चुके हैं। देखिए आप शीर्षक देते हैं अमेरिकी क्रांति। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें इसमें? अमेरिकी क्रांति में 3 छोटी छोटी बातें जाननी है। एक कारण, कारण आपको कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे भारत में आपने पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक, एक अंग्रेजों की असफलता के कारण, अंग्रेजों को वहां से क्यों पीछे हटना पड़ा, 5-6 बातें हैं इसमें भी। और महत्व, बेसिकली हम अमेरिकी क्रांति को अपने जीएस में पढ़ते महत्व के लिए। आधुनिक राजनीति की बहुत बड़ी घटना है, माइलस्टोन है अमेरिकी क्रांति। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है। इसने एक तरह से समझो दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। पढ़ते बेसिकली महत्व के लिए, बट चूंकि घटनाओं को पूरा करना है थोड़ा बहुत, और कारण वगैरह भी इसमें हम देखते हैं। कारण में आने के पहले थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझ लें यहाँ पे, और एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। देखो जब हम क्रांति कहते हैं ना, तो क्रांति का मतलब तो बता ही दिया आपको, व्यापक परिवर्तन। और क्रांति ने कई अर्थों में, जैसे राजनीतिक क्रांति है ना, राजनीतिक क्रांति यानी जो शासन का सिस्टम है उसमें बदलाव। जैसे राजतंत्र था तो गणतंत्र आ गया, कोई उपनिवेश है तो वहां गणतंत्र आ गया, राजतंत्र है तो लोकतंत्र आ गया, व्यवस्था ही पूरी बदल गई। क्रांति यानी आमूल चूल व्यापक परिवर्तन, राजनीतिक क्रांति। सपोज दैट हम राजनीतिक क्रांति की बात करें हम, तो राजनीतिक क्रांति की 2 धाराएं हैं, बस ऐसे ही। एक है लोकतांत्रिक, इसके लिए आप उदारवादी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, बस केवल अभी लिख के छोड़ देना, उदारवाद मैं समझा दूंगा, इतना हिस्ट्री में आपको जानना है। एक है डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, यानी उन क्रांतियों के बाद उन राष्ट्रों में लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया। ठीक, जैसे इसमें अब कौन कौन सी क्रांति हम लोग पढ़ते हैं जब इसमें बात आती है, तो ऑब्वियस है अमेरिकी क्रांति। इसमें हम पढ़ते हैं अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसी में ब्रिटिश क्रांति भी पढ़ते हैं। रक्तहीन क्रांति पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस से पहले का हिस्सा है वो, बट ब्रिटिश क्रांति आ जाएगा। 30 और 48 की यूरोपीय क्रांतियां जो कल मैंने सिलेबस में आपको लिखाया था वो भी इसी का पार्ट। यानी ये पता है कि इन क्रांतियों के बाद लोकतंत्र गणतंत्र आएगा। लोकतंत्र गणतंत्र में कुछ कॉमन पॉइंट्स आते हैं, एक बार आप समझ जाएंगे तो इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, महत्व एक ही जैसा होता है सबका। ठीक, तो राजनीतिक क्रांति में एक है लोकतांत्रिक, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मार्क्सवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या साम्यवादी क्रांति। ठीक, यहां जैसे आप रूसी क्रांति पढ़ेंगे हम लोग, है ना, 1917 में रूसी क्रांति, चीनी क्रांति है 1949 में, चीनी क्रांति है ना। रूस में राजतंत्र था, व्यवस्था बदल गई। चीन उपनिवेश था, व्यवस्था बदल गई। मार्क्सवाद का एक अपना मॉडल होता है। जब आप मार्क्सवाद साम्यवाद समझ लेंगे तो यहां पे भी महत्व लिखने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो किसी भी क्रांति का महत्व आप लिख देंगे। तो राजनीतिक क्रांतियों को इतिहास में दो धाराओं में बांटकर पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक क्रांति और मार्क्सवादी या साम्यवादी क्रांति। ऐसे ही क्रांति देखोगे आर्थिक क्षेत्र में भी, जैसे औद्योगिक क्रांति एक वर्ड है मान लो, पहले हाथ से उत्पादन होता था, अब मशीनों से उत्पादन होने लगा, औद्योगिक क्रांति, उत्पादन का तरीका बदल गया। ठीक। ऐसे कृषि क्रांति, खेती के तौर तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ गए तो कृषि क्रांति। सूचना क्रांति, अभी हम लोग सूचना क्रांति के दौर में हैं। आप 2 मिनट अपने मोबाइल पे जाइए, जो इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो 2 मिनट के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन। पहले उसी इन्फॉर्मेशन के लिए सीनियर के आगे पीछे लाइब्रेरी में और तमाम लोगों को पकड़ना होता था। ठीक है, अब क्या है कि आप जब जाइए गूगल पे, अब एक तरह से सूचना क्रांति की अगली अवस्था है सूचना कंफ्यूजन है, मतलब क्रांति से अगली अवस्था में इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन की अवस्था में अब क्या सही है क्या गलत है कौन सा पढ़ें, अब ये बड़ी समस्या हो गई है। संचार क्रांति, आप देखोगे कम्युनिकेशन कितना बदलाव आ गया है आपकी पीढ़ी में। आप देखिए बैठे बैठे स्मार्टफोन है और आप किसी भी तरह से दुनिया में किसी से भी हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं बहुत आराम से। क्लास ही देखिए आप, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं। जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब ये कल्पना में भी नहीं था। ठीक है, मतलब कल्पना में भी नहीं था कि ऐसी क्लासेस हम लेंगे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक, और थोड़ा मैं डरता भी टेक्नोलॉजी से बहुत हूँ। इसके पहले मैं जहाँ पढ़ा रहा था सब कुछ डिजिटल हो गया था। मैं जिस क्लास में लेता था उस क्लास में एक डिजिटल बोर्ड होता था और एक प्लेन बोर्ड होता था। मैं वहाँ लास्ट शिक्षक था जिसने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना शुरू। हमने कहा था मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं डिजिटल बोर्ड पे, तो मेरे लिए बेचारे वो लोग क्या करते थे, नॉर्मल बोर्ड की व्यवस्था। ठीक है, टीम आती थी, आप क्यों नहीं पढ़ाते भाई, मज़ा नहीं आता, मुझे बड़ा सा बोर्ड चाहिए यहाँ से वहाँ तक पढ़ाने के लिए। घूम घूम के पढ़ाता रहता था मैं। ठीक, ये बड़ा छोटा सा बोर्ड लगता था मुझे पहले, अब थोड़ी सी आदत पड़ गई है। ठीक है, तो क्या कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, क्रांति, संचार का तरीका बदल गया, सूचना का तरीका बदल गया। तो हम बौद्धिक क्रांति, अभी इनलाइटनमेंट को बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यानी जो व्यापक बदलाव है इसलिए हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इस समय क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं आप अपने जीवन में। आईएएस की तैयारी अपने आप में क्रांतिकारी होता है। पहले में पढ़ने का तरीका और आईएएस के लिए पढ़ने का तरीका, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आप अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। शब्दों का ना रोजमर्रा के जीवन में भी इस्तेमाल करते रहना पड़ता है, हम करते रहते हैं। रिवोल्यूशनरी फेज से आप गुजर रहे हैं। ऐसे करके ना अलग अलग क्षेत्र में भी क्रांतियों की बात, कभी भी क्रांति आ जाए यानी पहले और अब इसमें बड़ा बदलाव आ गया, ऐसे यूज करते हैं। हिस्ट्री में हमें राजनीतिक क्रांति पे ज़्यादा फोकस करना है। ये चारों पढ़ेंगे हम, और भी पढ़ेंगे इसमें, हम चार तो पढ़ेंगे ही जो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक, तो जैसे हम अमेरिकी क्रांति से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने बताया आपको अमेरिकी क्रांति में हमें क्या पढ़ना है, कारण पढ़ना है, असफलता के कारण और महत्व का अध्ययन करना है। ठीक, थोड़ा अमेरिका का परिचय ले लें हम कारण पढ़ने के पहले एक बार, है ना। अभी जस्ट ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है सपोज दैट, और ये आपका कनाडा और ये आपका यूएसए। ठीक है, पश्चिम यूरोप के जो देश थे, जैसे हम यूके की बात कर लें, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ हॉलैंड देख लें हम। इन देशों के व्यापारियों ने, कल हमने कहा था सब लोग मैप देखना शुरू कर दीजिएगा, आप प्रॉपर रखिएगा मैप पे नजर हमेशा। ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, यूके, इन सब देशों के व्यापारियों ने, नाविकों ने अपने राज्य की मदद से अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह, सेंट्रल अमेरिका के, इन सब के तटवर्ती इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। कोलंबस के अभियान के बाद 16वीं सदी में शुरू हो गया था ये। 17वीं सदी के मध्य तक आते आते, मतलब मानो 1650 तक आते आते
ब्रिटेन की स्थिति अमेरिका में काफ़ी मजबूत हो गई थी। ठीक, ब्रिटेन की स्थिति अमेरिका में काफ़ी मजबूत हो गई थी 1650 तक आते आते। इन सब देशों ने अपने अपने केंद्र, जैसे न्यूयॉर्क हॉलैंड के पास था, अंग्रेजों ने उससे खरीद लिया, न्यूयॉर्क अंग्रेजों के पास। हमें उसमें नहीं जाना कौन सा हिस्सा किसके पास था, एक समझने के लिए। तो जब भौगोलिक खोज के बाद शुरू हुआ तो यूरोपीय देशों ने जब उपनिवेश बनाए, उसी दौरान अमेरिका को भी उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। इन सभी देशों का अमेरिका पे कब्जा था। एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन ने सबको या तो हरा दिया या पैसे से खरीद लिया, और पूरे अमेरिका पे ब्रिटेन का कब्जा स्थापित हो गया। ठीक, आप ये समझिएगा 17वीं सदी के अंत तक आते आते पूरी तरह से अमेरिका पर 1650 तक ब्रिटेन का नियंत्रण, कुछ कुछ हिस्सों पे और किसी किसी का नियंत्रण था, हो गया था स्थापित। अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका में 3 तरह की आबादी है, ये भी जानना जरूरी है क्रांति के पहले। एक है स्थानीय लोग, उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था। स्थानीय लोग, इंडियंस कहते थे उन्हें क्योंकि वो भी गोरे ही थे, तो उनको यूरोपियन क्या रेड इंडियंस उनको नाम देना शुरू कर दिया लोग। स्थानीय लोग, कोई मजबूत राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, कुछ पुरानी सभ्यताएं थी, यहाँ पे कोई मजबूत सरकार वगैरह नहीं थी। इस समय अमेरिका का इतिहास बहुत, आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। आप समझ लो जैसे कबायली जैसा समाज था वहाँ पे भी, है ना, अमेरिका में। और बस संपन्न लोग थे, अपना ज़रूरतें पूरी कर लेते थे, खेती वेती का ज्ञान था उनको, अपना अपनी ज़रूरतें वो लोग भी आराम से अपना पूरा, आपस में संपर्क था, बाकी दुनिया से इनका संपर्क नहीं था। दूसरा क्या होगा, भौगोलिक खोज के बाद बड़ी संख्या में यूरोपियन अमेरिका में बसने लग जाएंगे। यूरोपियन कहने का मतलब इन सभी देशों का, इवन जर्मन भी। इटली वाले तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो कोलंबस इटली का ही था, कोलंबस इटली का ही था, वो शुरू हो जाएगा। ये क्यों यहाँ आना चाहेंगे? एक तो यहाँ पे जमीन बहुत था, संसाधन बहुत थे, ठीक है, लाभ की खूब संभावनाएं थी। तो यूरोप के सभी देशों के पब्लिक आ करके अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका में बसना शुरू कर। सबसे ज़्यादा कोई बसेगा तो ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन के लोग आकर के यहाँ पे, पहली बार कॉलोनी शब्द भी यहीं से पॉपुलर हुआ। कॉलोनी जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ये लोग आके यहीं बस गए, सेटल कर गए। व्यापारी थे जो आके बसते थे यूरोप से, अपराधी किस्म के लोग आके बसते थे अमेरिका में, क्योंकि वहाँ सजा के डर से भाग आते थे। जिनमें बहुत महत्वाकांक्षा थी, बट निचले तबके थे, उनको लगता था यूरोपियन समाज में उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा सामंतोपाधियों के कारण, वो आके बसते थे। जब धर्म युद्ध शुरू हो गया कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में, तो वो लोग आके बसने लग गए अमेरिका में। अच्छे अच्छे परिवार के लोग आके अमेरिका में बसने शुरू हो गए, और बड़ा बड़ा जमींदारी बना लेंगे, सामंत बना, सामंत भी आके बसने शुरू हो गए। तो यूरोपीय समाज से व्यापारी, सामंत, अपराधी, धर्म युद्ध से प्रताड़ित बचने के लिए भागे हुए लोग जो भी बसते थे, ठीक है, व्यापारियों को तो खासकर राज्य का सहयोग होता था, ये सब यहाँ सेटल करने लग गए, कई पीढ़ियों से बसने लग गए। और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इन्हीं का दबदबा था, नियंत्रण था यूरोपियन का। और जो यूरोपियन बस गए थे, वो यूरोप से उनका संपर्क बना हुआ था। यूरोप में कोई भी परिवर्तन होता था उससे ये अवगत होते थे, व्यापार होता था, खान पान, वैवाहिक संबंध भी चलते रहते थे इनके, यूरोप, चूंकि यूरोपियन ही थे। बस बीच में अटलांटिक सागर था, यूरोप में कोई भी हलचल होती थी उसका प्रभाव इनके ऊपर, या यहाँ कुछ हो रहा उसका प्रभाव यूरोप पर। एक तरह से यूरोप का एक्सटेंशन था अमेरिका। ठीक, यही लोग यहाँ पे व्यवस्था को चला रहे थे, यहाँ की इकोनॉमी को, खेती को, व्यापार, जो हाथ वाले उद्योग हैं उन सब में इन्वॉल्व है। अच्छा, अमेरिका कोई एक राष्ट्र नहीं था, उनमें एक भावना नहीं थी। अमेरिका में अलग अलग, जैसे भारत एक उपनिवेश था अंग्रेजों का, वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सब ऐसे पूर्वी तट पे थे 13 उपनिवेश।
क्योंकि उनके अंदर उस तरह की भावना नहीं थी, चेतना नहीं थी। बस इनके अंदर एक कॉमन बात क्या थी, सब पे शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। और हर उपनिवेश में गवर्नर होता था, विधायिका होती थी, और वहां का शासन चलता था। आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या था यहाँ पे? खेती था और उद्योग था। उद्योग में जैसे लकड़ी से संबंधित कोई काम हो, उसका बहुत डिमांड था। फर वाले कपड़े से संबंधित कोई काम हो, उसका बहुत डिमांड था। मछली पकड़ना एक अच्छा व्यवसाय था। दक्षिण वाले अमेरिका की बात करें हम लोग, जैसे नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, ये सब साउथ अमेरिका का हिस्सा है, साउथ ईस्ट अमेरिका में है। यहाँ पे कपास, तंबाकू और गन्ना की खूब खेती होती थी और उसका अच्छा खासा डिमांड था यूरोप। इस तरह उद्योग तो ना तो वहाँ थे ना यहाँ थे, मशीन वाले। ये शुरुआती फेज की बात कर रहे हैं हम। तो खेती कौन करेगा? खेती रेड इंडियन करेंगे। वो अपनी ज़मीन पे भी खेती करते थे और यूरोपियन की ज़मीन पे भी खेती करते थे। यूरोपियन उनको दबा के रखा हुआ था, डरा के रखा हुआ था। ठीक, उनसे बेगार भी लिया करते थे। बड़े पैमाने पे खेती कौन करेगा? अफ्रीका से लाए हुए दास, स्लेव। यूरोपियन व्यापारी यहाँ के लोगों को खरीदते थे और यहाँ रहने वाले यूरोपियन को बेच दिया करते थे। तो तीसरी आबादी किसकी हो गई? अश्वेतों की हो गई, दासों की हो गई। सोलहवीं सदी से स्थानीय लोग तो हैं, यूरोपियन और अफ्रीकन सब यहाँ आकर के बसना शुरू। समझ में आ गई बात सभी को? यहाँ पे बसना शुरू। दबदबा किसका है यहाँ पे? यूरोपियन लोगों का। उसमें सर्वाधिक कौन है? ब्रिटेन के लोग हैं। और इन 13 उपनिवेशों पे शासन कौन कर रहा है? ब्रिटेन। जैसे भारत पे शासन करते थे, भारत का गवर्नर ब्रिटेन से आता था, अमेरिका का गवर्नर ब्रिटेन से आता था। सारे महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटेन में लिए जाते थे, अमेरिका के लिए जैसे भारत के लिए लिए जाते थे। यहाँ पे जो कर वगैरह कहाँ से लगता था? ब्रिटेन से तय होता था, फिर यहाँ पे कर लगता था। अब चूंकि यहाँ पे यूरोपियन और ब्रिटिशर्स का दबदबा था, तो यहाँ रहने वाले अंग्रेजों को बुरा लगता था कि भाई ब्रिटेन में और हम में तो कोई भेदभाव है नहीं, हम तो वहीं के निवासी हैं। फिर ब्रिटेन की जनता और हमारे साथ वहाँ की सरकार सौतेला व्यवहार क्यों करती है? तो बेसिकली अमेरिकी क्रांति ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांति है। ये बात समझ में आ रही है ना? अमेरिकी क्रांति अमेरिका में रहने वाले यूरोपियन का और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति है। ना कि इसमें दासों की बड़ी भूमिका थी, ट्रेड यूनियंस की उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी। मेन भूमिका यूरोपियन की थी। वर्चस्व को चुनौती दिया उन लोगों ने। भाई वहां पे तुम अलग व्यवहार, यहाँ पे अलग व्यवहार। ठीक, ये है क्रक्स है यूरो अमेरिकी क्रांति का। समझ में आ रही है बात? जब हम पढ़ते हैं ना अमेरिकी क्रांति, कोई ऐसा नहीं कि पूरा अमेरिका में एकदम क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। दासों की दशा सैकड़ों साल तक अमानवीय रहनी, रेड इंडियन की दशा बहुत खराब। अमेरिका को लोकतांत्रिक समाज के रूप परिवर्तित होने में बहुत वक्त लगेगा। भारत की आज़ादी के बाद अमेरिका में अफरा तफरी मच गई थी। मार्टिन लूथर किंग ने एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया था कि अब भारत भारत सब आज़ाद हो रहे हैं, चीज़ें बदल जाएंगी। तब जाके ब्लैक लोगों को ठीक ठाक अधिकार 1950, 60 और 70 के दशक में अभी दिया गया। अमेरिकी क्रांति में लोकतंत्र आने का मतलब नहीं कि वहां सबको लोकतंत्र मिल जाएगा। ये यूरोपियन लोगों के प्रभुत्व के विरुद्ध। हाँ, ये जरूर था कि अमेरिका का उपयोग ब्रिटेन उपनिवेश के रूप में कर रहा था। तो अमेरिका उपनिवेशवाद के विरुद्ध सफल होने वाला पहला राष्ट्र है। और अंग्रेजों के विरोध के क्रम में ही अमेरिका वाले यूरोपियन एक हो जाएंगे। कैसे भारत एक हो गया था? अंग्रेजों के विरोध के क्रम में उनमें वो भाव आएगा कि हम एक हैं। अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में ढालने का श्रेय भी यूरोप के लोगों को ही जाता है। बेसिकली ये है क्रक्स कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकी क्रांति। मास्टर आइडिया आपके पास होगा तो फिर घटनाओं में यहाँ वहाँ पढ़ते हुए भी आप उस बात को नहीं भूलेंगे आप। ठीक, अब इसी पे आगे जैसे हमें पढ़ना है कारण अमेरिकी क्रांति के, है ना? कारण एक बार कारण ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। कारण का मतलब क्या? यहाँ रहने वाले यूरोपियन और अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से क्यों असंतुष्ट हैं।
एक हम देखेंगे आर्थिक कारण। ब्रिटेन की सरकार व्यापार संतुलन अनुकूल बनाने के लिए अमेरिका में क्या क्या उपाय। एक सिंपल सा आर्थिक कारण कॉन्सेप्ट वही होगा, वाणिज्यवादी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वाणिज्यवादी चरण में अमेरिका को उपनिवेश बनाया गया है। हम एक देखेंगे राजनीतिक कारण, वही सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां ब्रिटेन के लोगों को यहाँ पे पद दिए जाते थे। यहाँ रहने वाले यूरोपीय उनसे चिढ़ते थे कि हमें क्यों नहीं। कोई राष्ट्रीय आंदोलन जैसा ही सीन आपको दिखेगा यहाँ पे। एक आपको दिखेगा सामाजिक कारण। अमेरिकी समाज में कई ऐसे वर्ग उभर कर आ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी 18वीं सदी में, जो ये चाहते हैं कि नहीं ब्रिटेन से हमारा संबंध अब अलग, ताकि हम ठीक। एक आप देखेंगे बौद्धिक कारण, प्रबोधन, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, जो लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, इन सब के विचारों को बहुत चाव से अमेरिका में पढ़ा जाता था और उनके विचारों का ही प्रभाव था। कहा जाता है अमेरिकी क्रांति कोई अमेरिकन विचारों के कारण नहीं, बल्कि ये यूरोपियन विचार थे जिसकी अभिव्यक्ति पहली बार अटलांटिक पार अमेरिका में उन विचारकों का प्रभाव था जो बदलाव आ रहे थे यूरोप के अंदर। और फिर इसके बाद एक सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। मॉडर्न इंडिया में बेसिकली वो लड़ा गया था मुख्यतः अमेरिका को केंद्र में रखकर, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन बाजी तो मार ले जाएगा, बट ब्रिटेन पर आर्थिक दबाव बहुत हो जाएगा। ब्रिटेन क्या करेगा, पुराने कानूनों को सख्ती से लागू करेगा और कुछ नए और कानून लगाएगा, जैसे कि स्टाम्प एक्ट लगाएगा। तो अब अमेरिका वाले एकजुट होकर विरोध करेंगे कि नहीं, तुम अपना सर सब कर हटाओ। ब्रिटेन हटाने से मना करेगा, तो यहाँ पे पहली बार पैसिव रेजिस्टेंस, आपने सुना होगा अरविंद घोष के बारे में कभी मॉडर्न इंडिया में, यहीं पे सविनय अवज्ञा, निष्क्रिय प्रतिरोध, तब पहली बार अमेरिका में अप्लाई हुआ है। एक अमेरिका एग्जाम्पल है रोड, और ये कौन कर रहे हैं, यूरोपियन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके टकराव बढ़ता जाएगा। एक बोस्टन चाय पार्टी नामक की घटना है यहाँ पे। ब्रिटेन अपनी सेना को और भेज देगा, जाओ अमेरिकियों को सबक सिखाओ। अमेरिका वाले एकजुट होकर अपनी सेना बना लेंगे वाशिंगटन के नेतृत्व में। ब्रिटिश सैनिक चूंकि जानते थे यहाँ पे भी अंग्रेज ही लड़ रहे हैं, उतनी शिद्दत से नहीं लड़ेंगे वो। इनको यहाँ की अच्छी समझ थी और इनको अच्छा खासा फ्रांस, हॉलैंड सब मदद करेंगे। कई कारणों से अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल पाएगी और अमेरिका स्वतंत्र हो जाएगा। बड़ी घटना हो गई। स्वतंत्र होने के साथ अमेरिका किस रास्ते पे जाएगा, तो आधुनिक राष्ट्र और आधुनिक संविधान जब इन सब को मिला देते हैं, इसलिए इस घटना को हम अमेरिकी क्रांति कहते हैं। ठीक। तो अमेरिका आधुनिक राजनीति के मामले में वास्को डिगामा बनेगा, पथ प्रदर्शक बनेगा, रास्ता बताने वाला। पहला लिखित संविधान, पहला गणतंत्र, पहला संघात्मक सरकार, मूल अधिकारों का मतलब सारी बातें पहली बार अमेरिका में आएंगी। आई ओपनर, आंख खोलने वाली घटना होगी यूरोप के लिए, दुनिया के लिए नहीं, यूरोप के लिए। अमेरिकी हलचल तुरंत यूरोप को प्रभावित करेगा, यूरोप में उठा पटक मच जाएगी। यूरोप में परिवर्तनों का दौर शुरू होगा। अगले 50-60 वर्षों में यूरोप सेटल हो जाएगा अमेरिका के बाद। ठीक है, फिर उसका प्रभाव दुनिया पे। ऐसे करके आधुनिक राजनीति की विकास यात्रा, ये सब प्रबोधन वाले विचार, इसलिए हमने प्रबोधन पे लाके बात छोड़ी कि इसका प्रभाव हम आगे क्रांतियों पे। ऐसे हमें देखना है। इस टॉपिक का सारांश है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कारण की शुरुआत कर देते हैं, लिखें आप जरा। ठीक है, कारण की शुरुआत कर देते हैं, लिखें आप। आर्थिक कारण पहला टॉपिक देखते हैं आप, अमेरिकी क्रांति, और लिखेंगे आप आर्थिक कारण में, इसमें लिखें आप, पॉइंट्स में लिखिएगा इसको कि ब्रिटेन ने वाणिज्यवादी चरण में वाणिज्यवादी चरण में अमेरिका को
ठीक है, उपनिवेश बनाया, लिखें इस चरण में ब्रिटेन ने आर्थिक फायदे एवं व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए, जैसे जैसे इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 17वीं सदी के उत्तरार्ध में विभिन्न कानूनों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अमेरिका से समस्त आयात निर्यात, अमेरिका से सभी आयात निर्यात ब्रिटिश निर्मित जहाजों पर होगा। ब्रिटिश निर्मित जहाजों पर होगा। अब इससे क्या होगा कि ब्रिटेन के जहाज उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को पता होगा क्या आयात निर्यात हो रहा है। अगला पॉइंट लिखें, आयात निर्यात पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसी में लिखेंगे जैसे में ही, आयात निर्यात पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमा शुल्क आरोपित किए जाते थे। सीमा शुल्क आरोपित किए जाते थे और अमेरिका से कपास गन्ना एवं तंबाकू का निर्यात केवल ब्रिटेन को किया जाता था। केवल ब्रिटेन को किया जाता था। देखिए, ब्रिटेन ने अमेरिका में कपड़ा एवं लौह उद्योग को प्रतिबंधित कर रखा था। अब देखो, ये सारी बातें ब्रिटेन क्यों कर रहा है? अपने फायदे के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए। लास्ट लाइन लिख लें आप आज का, लिखें इन कानूनों के कारण अमेरिका में रहने वाले यूरोपियन में असंतोष तो था, यूरोप के लोगों में असंतोष तो था, लेकिन कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया गया
सख्ती से लागू नहीं किया गया, इसलिए असंतोष का स्वर मुखर नहीं था। इसलिए असंतोष का स्वर मुखर नहीं था। ठीक, समझाने वाला कार्यक्रम इसको मैं कल करूंगा मैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन बच्चों के ना, जैसे ऑनलाइन बच्चों के बहुत सारे कभी 3-3 क्लासेस, 4-4 क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस का ये मतलब नहीं कि सारे क्लास आप अटेंड करिए। एक दिन में मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, 4-5 घंटे से ज़्यादा क्लास करेंगे आप, तो आपकी रिसीव करने की क्षमता कम होगी। क्लासेस कराया जाता है कि टाइम पे कोर्स करा दें। जो मैच्योर लोग हैं वो 5-6 घंटे तक अफोर्ड कर सकते हैं, वरना 4 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा अफोर्ड मत करिएगा। तो सभी क्लास को पूरा करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं सीख पाएंगे आप। बाकी क्लासेस को चलने दीजिएगा, कोई 2 क्लास पकड़ लिया करिए आप। 5 घंटे मैक्सिमम या 4 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। इवन ऑफलाइन क्लास भी चल रही हो, 1-2 दिन चलेगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो आप रिसीव कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। एक सवाल है, यूरोप में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। भारत में पुनर्जागरण तो 19वीं सदी में आया, जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के कारण पता चला था हमें। ठीक है, थैंक यू।